मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल हम लोग समास पढ़ रहे थे। समास में अव्ययीभाव समास का कुछ भाग हमने पढ़ा था कि जिसमें कि प्रथम पद अव्यय वाले शब्द और द्वितीय पद अव्यय वाले शब्द पढ़े थे। अब आज हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के कि जो आवृत्ति वाले शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द है और उसकी बार बार आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति वाले शब्द जो हैं वो भी अव्ययीभाव समास होते हैं। अव्ययीभाव समास का अव्ययीभाव समास का तीसरा भाग है, दो हमने पढ़ा था। कि प्रथम पद प्रधान होने वाले शब्द और द्वितीय पद प्रधान होने वाले शब्द, यानी कि कुछ पदों में प्रथम पद की प्रधानता होती है और कुछ पदों में द्वितीय पद में अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो शब्द ऐसे हैं जो जिनकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति होने का मतलब होता है पद की आवृत्ति। तीसरी विशेषता क्या है? विशेषता नहीं है बल्कि तीसरा प्रकार हम समझ सकते हैं। क्या होता है इसमें? पद की आवृत्ति। आवृत्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जो बार बार आए, दोहराना। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी कि दोबारा, बार बार। तो ऐसे शब्द में है जैसे मंद मंद, मंद मंद, धीरे धीरे, घर घर, चला चली, भारा भारी। इस तरह के शब्द जो हैं, चला चली, भारा भारी, घर घर, यानी कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये ऐसे शब्द जहाँ पर आवृत्ति होती है और वे लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, वे सभी अव्ययीभाव समास हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे समास की ओर चलते हैं। समास का दूसरा प्रकार। समास का दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार हमारा है तत्पुरुष समास। दूसरा प्रकार हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में दो शब्द हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष में दो शब्द हैं, तद और पुरुष। तद और पुरुष, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। अब हम देखते हैं कि इसी के दो उप समास हैं। तत्पुरुष समास के दो उप समास होते हैं, कर्मधारय, उपभेद इसको हम कहते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। द्विगु समास तो इसका सीधा सा है, तत्पुरुष समास में हम क्या पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप रहता है, लोप होता है, यानी कि कारक चिन्ह प्रदर्शित नहीं होते हैं। ऐसे जो सामासिक पद होते हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। कारक चिन्ह जब उनका हम विग्रह करते हैं तब प्रदर्शित होता है। जैसे कहा गया ऊंट गाड़ी, यानी ऊंट के लिए गाड़ी। सिर दर्द, सिर में दर्द। अब कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के हिंदी में। कर्ता ने कर्म को करण से
करण से अपादान संप्रदान, संप्रदान फिर अपादान, संप्रदान के लिए और अपादान, अपादान से। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अपादान का चिन्ह भी से है और करण कारक का चिन्ह भी से है। तो अपादान के से और करण के से में दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर द्वारा से प्रदर्शित होता है। जैसे हमने किसी काम को, मान लो मैंने बोला कि कलम से लिखा, तो यहाँ पे करण कारक होगा और यहाँ पे अलग होने का बोध कराता है, अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया। श्याम विद्यालय से घर गया, तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। और हम जैसे हाथ से खाना खाते हैं, पैर से चलते हैं, आँखों से देखते हैं, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अब देखिए कर्मधारय समास, द्विगु समास हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ेंगे। अपादान, फिर संबंध कारक, संबंध, अधिकरण, संबंध का चिन्ह होता है का, की और के। अधिकरण होता है में और पर। और संबोधन, संबोधन होता है हे और अरे, हे और अरे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कारक चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब तत्पुरुष समास में कर्ता कारक नहीं गिना जाता और संबोधन कारक नहीं गिना जाता। ये दोनों छोड़ करके बाकी ये जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार इसका जो है वो 6 माना गया है। 6 भेद होते हैं। कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। हिंदी में भी लिख लेते हैं 6 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि तत्पुरुष समास के ये 2 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, ये हम शुरुआत में भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। उपभेद ये दोनों हैं और ये जो है ये 6 जो है इसके ये प्रकार हैं। तो अगर प्रकार पूछा जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं, तो 2 हैं। उपभेद 2, समास के प्रकार 6। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखिए तत्पुरुष समास में जो प्रश्न आता है वो विग्रह के रूप में पूछा जाता है कि जो समास दे दिया गया और उसका विग्रह दिया हुआ है और उसमें आपको ये बताना है कि इसका सही विग्रह है क्या, सही विग्रह कौन सा है, उसमें गलत नहीं होना है। अब देखिए जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, डाक गाड़ी, मालगाड़ी। अब देखिए ये सभी जो है, सभी में ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, डाक गाड़ी, मालगाड़ी सभी जो है वो तुकबंदी वाले शब्द हैं। अब इसको देखें, ऊंट गाड़ी का अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? ऊंट से चलने वाली गाड़ी,
ऊंट से चलने वाली गाड़ी। देखिए समास जो समझते हैं, बहुत बारीक चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नंबर का तो एक एक नंबर का महत्व होता है, इसलिए अब देखिए ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, घोड़ा, घोड़े से चलने वाली गाड़ी। अभी हम इसके सबके अंतर को समझते हैं। घोड़े से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या हुई? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। रेल का अर्थ पटरी से होता है, तो यहाँ पर होगा पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी। फिर डाक गाड़ी, डाक ढोने के लिए गाड़ी। डाक ढोने के लिए गाड़ी। डाक ढोने के लिए गाड़ी, और यहाँ पर माल ढोने के लिए गाड़ी। माल ढोने के लिए गाड़ी, तो माल ढोने के लिए गाड़ी, डाक ढोने के लिए गाड़ी। अब इसमें अंतर समझो तुम लोग कि इसमें कौन कौन सा समास है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि ऊंट से चलने वाली गाड़ी, यानी वो गाड़ी ऊंट के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये करण संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण संप्रदान कारक। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी भी, यहाँ पर भी संप्रदानिक करण तत्पुरुष कारक, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई, इसको सही करते हैं। ऊंट से चलने वाली गाड़ी यानी कि से करण कारक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम कारक नहीं पढ़ रहे हैं, हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ रहे हैं, उससे यहाँ पर कारक ना कह करके करण तत्पुरुष समास बोलेंगे। और घोड़ा से चलने वाली गाड़ी यानी कि ये भी जो है वो करण तत्पुरुष समास है। अब देखिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पर जो है ये हमारा चिन्ह होता है अधिकरण का, तो रेलगाड़ी जो है ये अधिकरण कारक हो गया। यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये जो है करण तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष। और इसी तरह से घोड़ा गाड़ी भी जो है वो करण तत्पुरुष समास हुआ। फिर रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद डाक ढोने के लिए गाड़ी, अब यहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह लगा है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। फिर देखिए माल ढोने के लिए गाड़ी, यहाँ भी ये जो है वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए मेरा एक जैसे तुकबंदी वाले शब्दों का लेने का मतलब ये था कि हम ये समझें कि अगर एक में एक समास है तो उसी तरह के तुकांत शब्द में दूसरा समास हो सकता है। इस अंतर को समझाने के लिए मैंने इस उदाहरण का सहारा लिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं पेपर सॉल्व करते समय, उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब आगे हम लोग एक एक करके इसके उदाहरण और देखते हैं कि किसमें कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, कहाँ पे तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा। अब इसको तो हम फिर से देखते हैं, और कहाँ पर किस तरह से हमें विग्रह करना है, किस विग्रह का सहारा लेना है। और इसमें तत्पुरुष समास में क्या है,
हमेशा दूसरा पद ही प्रधान होता है। मैंने बताया है, फिर से एक बार लिख दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कि जब हम विग्रह जब तक नहीं करते हैं तब तक हमें कारक चिन्हों का ज्ञान वहाँ पर नहीं रहता है। अब एक एक करके उदाहरण हम देखते हैं। कहा गया नर बलि, तो नर की बलि, कुछ शब्द हम लेते हैं, जैसे है नर बलि, नर बलि, पशु बलि। तो बलि, बलि का मतलब होता है उसे मार देना, और बलि, बलि का अर्थ होता है ताकतवर। बलि जैसे बलि इस तरह लिखा तो बलि का मतलब क्या हुआ, बलवान या ताकतवर। तो यहाँ पर बलि शब्द होगा नर की बलि, यानी कि संबंध कारक का की का चिन्ह आया, ये हो जाएगा हमारा नर की बलि। ये हो गया संबंध कारक। संबंध कारक है तो ये क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। नर बलि। स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल, हथ फूल, कर्ण फूल। एक जैसे शब्द हम लेकर के आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। कर्ण फूल और रजत फूल, रजत फूल। अब यहाँ भी देखिए तुकांत शब्दों को छांटा गया है। तो स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल का मतलब क्या हुआ कि स्वर्ण से बना फूल, स्वर्ण से बना फूल, यानी ऐसा फूल जो सोने से बना हो। तो हाथ फूल, अब हाथ से बना फूल तो यहाँ पर नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हाथ के लिए फूल, हाथ के लिए फूल। हाथ के लिए बना फूल, हाथ के लिए बना फूल। अब देखो यहाँ पे संबंध, यहाँ पे करण कारक हो गया और यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया, करण तत्पुरुष हो गया और संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ये हो गया करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद देखो इसी से मिलता जुलता ये है, यानी कि कर्ण फूल, तो कर्ण से बना तो फूल होगा नहीं, कर्ण का अर्थ होता है कान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि कर्ण के लिए बना फूल, कर्ण के लिए बना फूल। ये भी आपका करण तत्पुरुष हो गया। रजत नहीं, ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष, ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। और रजत, रजत, रजत का अर्थ होता है चांदी। रजत से, ये चांदी का पर्यायवाची शब्द भी है, रजत से बना फूल। अब ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष। तो इस तरह से हम शब्दों के अंतर को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समास में हमें ये देखना है कि शब्दों का प्रयोग किस तरह से हो रहा है वाक्य में और उसका अर्थ किस तरह से निकल रहा है। इसी तरह और शब्दों को हम देखते हैं। रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई घर क्या हो गया, रसोई के लिए, रसोई बनाने के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा यहाँ पे, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो गया,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी अधिकरण हो जाएगा ऋण मुक्त। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। फिर देखो राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तो यहाँ पे का है तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से और भी कई सारे शब्द हैं। देखो जैसे चील गाड़ी, अब इसे वो गाड़ी वाला हम सुना आपको बता रहे थे ना, तो उसी में एक शब्द मुझे अभी अचानक याद आया, मैंने सोचा इसे भी बता दूं। चील गाड़ी यानी ऐसी गाड़ी जो चील की गति से उड़ती है, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। अब देखिए चील के समान यानी बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ी, ये कहते हैं हवाई जहाज़ को। किसको कहते हैं ये? हवाई जहाज़ को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मतलब ये समास ही अलग हो गया, ये सामासिक शब्द ही अलग हो गया। सामासिक पद जो चील गाड़ी है, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है हवाई जहाज़, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अचानक से मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा कि ये भी आपको बता दूं। जैसे सिर दर्द, गृह प्रवेश, घुड़सवार, ये सब शब्द देखते हैं फिर से एक बार। देखिए घुड़सवार, अब ये क्या हो गया? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ये अधिकरण कारक हो गया, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो ये भी जो है वो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। गृह में प्रवेश ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको खुद ही समझने में कोई दिक्कत ना आए और एग्ज़ाम में आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा सा हो। इसी तरह और भी शब्द हैं, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला। तो अब यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास पर चर्चा करते हैं। अब तत्पुरुष के बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय, जैसा कि धारय का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कर्मधारय, ये इसका मुख्य जो है वो परिभाषा होती है कि जो सामासिक पद विशेषण और विशेष को मिलकर बनाए जाते हैं, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? देखिए तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान था और कर्मधारय समास में भी क्या है? दूसरा पद प्रधान, यानी कि प्रमुख पद जो है वो दूसरा है।
दूसरा पद प्रधान है, पहली चीज़। और दूसरी बात क्या है कि ये विशेषण प्लस विशेष्य से मिलकर बनते हैं। विशेषण प्लस विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य मुख्य चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है दूसरा पद प्रधान, यानी कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और ये जो है गुणवाचक विशेषण से बने होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण डिटेल में हम जब पढ़े हैं तो उसमें गुणवाचक विशेषण इतना तो हम सब जानते ही हैं। गुणवाचक विशेषण से बने होते हैं। और प्रश्न करने पर कैसा या कैसी से उत्तर निकलता है। और प्रश्न करने पर कैसा या कैसी, यानी कि ये चीज़ कैसा है तो उसका उत्तर हमें मिल जाता है। कैसी है इसका उत्तर हमें मिल जाता है। जैसे कहा गया चंद्रमुख, तो मुख की उपमा चंद्रमा से की गई है, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। क्या है? नील कमल। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। नीला है तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। काली मिर्च, लाल मिर्च, यानी मिर्च कैसी है? काली है, लाल है, यानी कैसी, कैसा, ये उत्तर हमें मिल जाए तो समझ लें आपकी कर्मधारय समास है। अब इसमें हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण देखते हुए। नीलकमल हो गया, काली मिर्च हो गया, काली मिर्च विशेषण और विशेष्य से मिलकर बने हुए शब्द हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तीखी मिर्च, तीखी मिर्च, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, खारा पानी, मंद बुद्धि, प्रभु दयाल, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, खारा पानी, खारा पानी, प्रभु दयाल। तो ये अब इसका हम लोग विग्रह कैसे करेंगे? इसका विग्रह करेंगे, नीला है कमल जो, क्या हो जाएगा इसका? नीला है कमल, या नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी वो कमल जो नीला है। काली मिर्च, मिर्च है, नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। भ्रष्ट है जो आचार, यानी कि जो आदत भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्टाचार। तीखी मिर्च, तीखी है जो मिर्च। सद है जो बुद्धि, सत्य है जो बुद्धि। मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। खारा है जो पानी, खारा है जो पानी। और प्रभु हैं जो दयाल, या दयाल हैं जो प्रभु, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ऐसे कुछ अपवाद शब्द ऐसे भी मिलेंगे आपको। दयाल हैं जो
प्रभु, प्रभु दयाल, यानी कि दयाल है जो प्रभु। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये सभी शब्द विशेषण और विशेष से मिलकर बने हैं, क्योंकि इसमें हम देखें तो ये पद संज्ञा है, मिर्च भी संज्ञा है, आचार भाववाचक संज्ञा है, मिर्च संज्ञा है, बुद्धि भी संज्ञा है, ये संज्ञा है, पानी संज्ञा है, और यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पर प्रभु संज्ञा है और इसकी विशेषता बाद में आ गई है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमान और उपमेय से मिलकर बने हुए शब्द। उपमान, उपमान और उपमेय क्या होता है ये हम लोगों ने अलंकार में पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पर भी है। देखिए, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, इसको जाने आप कि उपमान जो होता है वो प्रकृति होती है और उपमेय जो होता है वो कृत्रिम, यानी कि मानव होता है, मनुष्य होता है। उपमान जो है ये प्रकृति है और ये जो है ये मनुष्य है। जैसे कहा गया चंद्रमुख, चंद्रमुखी, यानी कि मुख जो चंद्रमा के समान है, चंद्र के समान है जो मुख, या मुख कैसा है पूछा गया तो बताया कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब चंद्र जो है ये उपमान हो गया, ये उपमान हो गया, और मुख जो है ये उपमेय हो गया। इसी तरह से मृगनयनी, मृगनयनी, यानी कि मृग जो है वो प्रकृति है और नयन जो है वे मानव के हैं। तो मृगनयनी, मृग यानी हिरन, हिरन की आँख तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे मृगनयनी, यानी कि हिरन के जैसी है जो आँखें, हिरन के जैसी है जो आँखें, यानी कैसी आँखें कैसी हैं, तो उसका उत्तर हमको मिला कि आँखें जो है वो हिरन के जैसी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि उपमान और उपमेय से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो उपमेय पहले आता है और उपमान बाद में, उपमेय जो है वो पहले आएगा और उपमान जो है वो बाद में आएगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल। अब यहाँ पर देखो तो कमल प्रकृति है, उपमान है, और चरण मानव है, उपमेय है। तो यहाँ पर देखो ये जो उपमान पहले आएगा उपमेय बाद में आएगा, ये उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे जो है वो कर्मधारय समास हैं। और इसी तरह से रूपक अलंकार के उदाहरण भी चरण कमल, यानी कि कमल के समान है जो चरण, क्या हुआ कि कमल के समान है जो चरण, यानी चरण रूपी कमल रूपी चरण, चरण रूपी कमल तो होगा नहीं, चरण की तुलना की गई है, तो कमल रूपी चरण, यानी यहाँ पे रूपी करके अगर आपका उत्तर निकलता है तो भी कर्मधारय समास होगा। और अलंकार में ये जो है ये रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, कीर्ति लता, संसार सागर, भव सागर, कीर्ति लता, यानी कि यश कीर्ति आपकी फैलती रहे, यश कीर्ति, कीर्ति लता, ये भी लता रूपी कीर्ति, जैसे लता फैलती है उसी तरह आपकी कीर्ति फैलती रहे, चलती रहे। संसार सागर, यानी संसार और सागर, सागर भी प्रकृति है और संसार जो है ये मानव है, यानी कि प्रकृति नहीं है, मनुष्य द्वारा संसार की रचना होती है सभी मिलकर के। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कीर्ति रूपी लता, संसार रूपी
सागर। तो रूपी करके यहाँ पे जहाँ भी निकलेगा, इसी लोचन कंज, लोचन कंज, लोचन मतलब आँखें हो गया, कंज मतलब कंज मतलब होता है कमल, कंज का अर्थ होता है कमल। कंज जो है कमल का पर्यायवाची है, लोचन आँख का पर्यायवाची है। तो लोचन कंज यानी कि कमल रूपी लोचन, यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा उपमेय और उपमान का। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको और भी, जैसे जहाँ पर दोनों पद विशेषण हो, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है कि दोनों पद विशेषण होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे हरा सघन, हरा सघन, बोले हरा सघन जंगल है, तो जो हरा है जो सघन है, जो हरा है जो सघन है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हरा है जो सघन है, शीतोष्ण, यानी जो करके इसका शीतोष्ण, जो हरा है जो सघन है, सघन है, यानी कि हरा भी है और सघन भी है, हरा भरा जंगल है और सघन भी है। जो शीत है जो उष्ण है, उष्ण है, शीतोष्ण। लाल सुर्ख, सुर्ख लाल, कहते हैं साड़ी सुर्ख लाल है, सुर्ख लाल, यानी कि यहाँ भी दोनों विशेषण है। सुर्ख जो है ये फारसी भाषा का शब्द है और लाल हमारे हिंदी भाषा का शब्द है। तो क्या है, जो सुर्ख है, जो सुर्ख है, सुर्ख है जो लाल है, यानी कि सुर्ख भी है और लाल भी है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, वे भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विशेषण विशेष्य से मिलकर बनते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है, उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, उपमान उपमेय का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं पर दोनों पद हमको विशेषण होते हैं। ऐसे शब्द जो है कर्मधारय समास कहलाते हैं। अब इसी के साथ हम लोग द्विगु समास भी पढ़ लेते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाची होता है, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद ऐसे हैं, उदाहरण जो द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं द्विगु समास। अब इसमें भी क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान होगा। द्विगु का अर्थ होता है दूध और गु का अर्थ होता है गाय, उसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन अब ये समास में रखा गया है, समास का नाम है। तो यहाँ पर समास का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रथम पद संख्यावाची होता है और क्या होता है, समूह का बोध कराता है, समूह समाहार का बोध कराता है, समूह समाहार का बोध कराता है। और प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। और क्या है कि इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक, द्वितीय पद प्रधान होता है। ये
3 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, देखते हैं हम लोग। देखो, जैसे एक है शब्द चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं का संगम। 4 भुजाओं का संगम। अब 4 भुजा अगर ये आकृति बनी है तो यहाँ पर होगा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास अगर वाक्य में दिया है तो, और नहीं तो चतुर्भुज का अर्थ होता है, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 हों भुजाएं जिसकी। 4 हों भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी के अर्थ में, अर्थात विष्णु, यानी कि विष्णु की 4 भुजाएं हैं। तो वाक्य प्रयोग में अगर पूछा जाएगा आपको तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 4 चतुर्भुज में द्विगु समास भी है, बहुव्रीहि समास भी है। अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु और बहुव्रीहि, तो द्विगु और बहुव्रीहि दोनों में निशान लगाएंगे तो आपका यह उत्तर सही होगा। या फिर अगर वाक्य प्रयोग करके पूछा गया है तो वाक्य में उसका अर्थ क्या कह रहा है, इसको आप लिखेंगे, उसके हिसाब से लगाएंगे। अब चलिए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि संख्यावाची विशेषण होता है पहली चीज़, और क्या होता है कि इसमें कितना का उत्तर निकलता है। अभी हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कैसा कैसे का उत्तर निकलता है। इसमें कितना यानी कि कितना है, कितना का बोध कराता है। कितना करके अगर प्रश्न हम पूछते हैं तो उसका उत्तर कितना और कितनी, कितना और कितनी, ये अगर हम पूछते हैं तो हमको इसका उत्तर मिल जाता है। तो जो है वहाँ पर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो है द्विगु समास है। तो देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे नवरत्न हो गया, 9 रत्न, चौराहा, तिराहा, चारपाई। हम देखिए चारपाई हमने लिखा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर चारपाई जो है ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि चारपाई का विशेष 4 हों पाए जिसके, देखिए 4 हों पाए जिसके, यानी कि अब 4 पाए मेज में भी होते हैं, कुर्सी में भी होते हैं। तो इस तरह से 4 हों पाए जिसके, यानी जिसमें 4 पाए हों जिसके, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा खाट। तो ये कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। मैं यही अंतर समझाने के लिए इस तरह के कुछ उदाहरण लिए हुए हैं मैंने, कि आपको इनका अंतर समझ में आ जाए। अगर कहीं भी विशेष अर्थ आ रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, फिर वहाँ अन्य कोई समास नहीं होगा। चौराहा, इसी तरह से देखो सप्तऋषि हो गया, सप्तऋषि, नवग्रह यानी 9 ग्रह, सप्तरंग, सप्तरंग किस में होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं। एक साथ 7 रंग, 7 रंग हो गए। 9 रत्न यानी कि रत्न कितने हैं, 9 हैं। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, इसका विग्रह हो गया। चौराहा, 4 राहों का संगम, राहों का संगम, यानी कि जहाँ पर 4 राहें आकर मिलती हैं उसे ही तो हम चौराहा कहते हैं। चारों तरफ से आकर के रास्ता मिला, इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, तो यही स्थान तो चौराहा कहलाता है।
तिराहा, 3 राहों का संगम। इसी तरह से तिराहा हो गया 3 राहों का संगम, यानी कि 3 रास्ते हो गए। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्तरंग, यानी कि जिसमें 7 रंग हों, यानी 7 रंगों का समूह। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर समूह, सभी में समूह समूह शब्द आ रहे हैं, यानी कि समूह का बोध कराता है। मैंने पहले ही विशेषता में आपको बताया है कि समूह समाहार का बोध होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। अगर हम प्रश्न पूछेंगे कितना या कितनी करके, तो हमें उसका उत्तर अगर मिल जाता है तो वहाँ सभी जगह बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह और लिखो, सप्ताह। सप्ताह हो गया 7 अयनों का समूह। 7 अयन, अयन मतलब होता है दिन, अयनों का समूह, यानी 7 दिनों का समूह जो है वो सप्ताह कहलाता है। दुपहिया, दुपहिया वाहन बोलते हैं, तो दुपहिया, दो पहिया जिसमें हो, यानी कि जिसमें दो पहिया हो, जिसमें, यानी ऐसी चीज़ जिसमें 2 पहिया हो। साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, तो ये सभी जो है 2 पहियों वाले होते हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि द्विगु समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास भी पढ़ते हैं। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर समास खत्म करके उसके बाद फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास इस समास का तीसरा प्रकार है। इसमें जो है दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान है, यानी कि दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों में से किसी एक को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और बीच से और, या, तथा, एवं शब्द का लोप होता है। क्या होता है? और बीच से और, या, तथा, एवं, इसका क्या होता है? लोप होता है। एवं का लोप होता है, यानी कि जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें ये शब्द जो है वो समाहित हो जाते हैं, और जब तक सामासिक पद में लिखते हैं तो वहाँ पर समाहित नहीं होते हैं। जैसे कहा गया, माता पिता खाना खा रहे हैं, भाई बहन घूमने गए हैं, पति पत्नी घर गए हैं, या पति पत्नी बाजार गए हैं। तो इन सभी में दोनों गए हैं, ना कि कोई एक गया है। जैसे दोनों ही खाना खा रहे हैं, भाई बहन घूमने गए हैं। देखो कैसे होगा, भाई बहन घूमने गए। तो यहाँ पर भाई घूमने गया ऐसा नहीं है, बहन घूमने गई ऐसा नहीं है। तो दोनों घूमने गए ना, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। ये वाक्य जो है बहुवचन में होते हैं। द्वंद्व समास हमेशा किस में होता है? बहुवचन में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अव्ययी भाव समास एक वचन में होता है और द्वंद्व समास जो है बहुवचन में होता है।
यानी कि दोनों, हमेशा जो है दोनों का बोध होता है। क्रियापद जो इसका है, क्रिया हमेशा जो है वो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे जब वाक्य प्रयोग करेंगे। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व। पहले इसको हम देखते हैं। देखो, इतरेत्तर द्वंद्व, ये मैं अलग अलग समझा भी दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भेद में आए। अगर भेद से नहीं आता है प्रश्न आपका, तो आप ऐसे ही द्वंद्व समास में लगा सकती हैं। समझाने के लिए मैंने सोचा भेद होते हैं तो फिर मैं बता दूं आपको। फिर है समाहार द्वंद्व, दूसरा है समाहार, समाहार द्वंद्व, और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार से प्रश्न कम ही आते हैं, केवल द्वंद्व समास ही पूछा जाता है। किसी विशेष परीक्षा की बात अलग है। बाकी अभी तक तो जो मैंने जो प्रश्न देखे हुए हैं वो इससे आते नहीं हैं, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, माता पिता, माता पिता, देश विदेश, घर बाहर, घर घर बाहर, राम लक्ष्मण, माता पिता, घर बाहर, देश विदेश, पाप पुण्य, भाई बहन, लव कुश, लोटा डोरी, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। घर बाहर नहीं, घर द्वार, घर द्वार, लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी हो गया। भाई बहन, लव कुश, लव और कुश। अच्छा देखो, कुछ शब्द और हैं, जैसे मैंने बोला 59, इस तरह के जो गिनती वाले शब्द हैं ये संख्यावाची होते हुए भी द्वंद्व समास हैं, क्योंकि इसमें उन और सठ जब दोनों मिलाएंगे तभी ये पूर्ण है। सठ का ना कोई अलग महत्व है, सठ कोई गिनती नहीं होती है और उन भी कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन जब 59 हम मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है ये हमारा द्वंद्व समास बन जाता है। 26, 25, 26, 69, 69। तो इस तरह के जो 2 संख्या को मिलाकर बने हुए गिनती के शब्द हैं, ये सभी जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। दूसरा देखो, इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे हाथ पाँव, अब हाथ पाँव का मतलब केवल एक हाथ या एक पैर तो है नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए कहा गया है। मक्खी मच्छर, मक्खी मच्छर, यानी मक्खी और मच्छर, साथ ही अन्य कीटाणु भी, यानी समाहार द्वंद्व, यानी कि जो समूह का बोध कराता है। छल कपट, गाय भैंस, छल कपट, गाय भैंस, गाय और भैंस सभी जानवर इसमें आ गए। नोन तेल, आँख कान, नोन तेल का क्या मतलब हुआ कि नोन तेल यानी कि पूरे खाद्य पदार्थ
का भोजन सामग्री की व्यवस्था करना, नून तेल। आँख कान, आँख कान। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये जो है समूह का बोध कराते हैं। किसी एक का बोध नहीं कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। राम लक्ष्मण माता पिता देश विदेश घर द्वार, घर द्वार भी समूह का बोध कराता है। इसमें से इसको हटा के इधर कर लेते हैं, लोटा डोरी है घर द्वार, क्योंकि घर द्वार का मतलब केवल घर और दरवाजे से नहीं है बल्कि पूरे घर की व्यवस्था से है। 5-7 यानी कि 5 से 7, तो यहाँ पर भी जो है ये समाहार द्वंद्व होगा। यानी अगर अंक छोड़कर बताया गया है 5 से 10, जैसे बोलते कभी कभी ना 5 से 10 लोग आएंगे, तो 5 या 10 कंफर्म नहीं है, 5 से 10 उसके बीच का कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सभी जो है समाहार द्वंद्व में आएंगे। उसके बाद देखो तीसरे प्रकार का है वैकल्पिक, यानी कि हाँ ना, भला बुरा, थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, भूखा प्यासा, इस तरह के जो शब्द हैं देखो ये वैकल्पिक है, हाँ या ना। यहाँ पे जब हम वो करेंगे इसको विग्रह करेंगे तो हाँ ना, पाप पुण्य, ये अधिकतर जो है ये विलोमार्थी शब्द इसमें होते हैं। सुख दुख, सुख दुख, ऊंचा नीचा, हाँ ना, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, सुख दुख, छोटा बड़ा, भूखा प्यासा, यानी या भूखा होगा या प्यासा होगा, भूखा प्यासा, छोटा बड़ा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जो होते हैं शब्द ये सभी वैकल्पिक द्वंद्व कहलाते हैं, यानी कि भूखा होगा या प्यासा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर या लगा के करेंगे, यहाँ पर और लगा कर करेंगे। समाहार द्वंद्व है हाथ पाँव, यानी कि हाथ पाँव आदि, इसके आगे हम आदि लगा देंगे। यहाँ पर हाँ या ना, हाँ या ना, इसी तरह से ये सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हाथ पाँव आदि, हाथ पाँव आदि, यानी कि ये समूह को दर्शा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर और लगाएंगे, राम और लक्ष्मण, और लक्ष्मण, माता और पिता। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा द्वंद्व समास। अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भी पढ़ लेते हैं, बस फिर समास हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर प्रश्न करेंगे हम लोग। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास यानी कि विशेष अर्थ देने वाला। बहुव्रीहि समास, ये बहुव्रीहि समास ये है विशेष अर्थ देने वाला, यानी इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। विशेष अर्थ देने वाला, कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, सभी पद इसमें बराबर हैं। अब देखिए समान विभक्ति वाले शब्द होते हैं और असमान विभक्ति वाले होते हैं, कई तरह के इसमें भी होते हैं। पहला पद सबोधक होता है और
उसके बाद जो है कुछ प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार बताया गया है। चलिए देख लेते हैं प्रकार के हिसाब से ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझाने में मैं तो चाहती हूँ कि खूब अधिक समझाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समानाधिकरण यानी कि समान विभक्ति वाले, समान विभक्ति वाले और असमान विभक्ति वाले, असमान विभक्ति वाले। और क्या है? असमान विभक्ति वाले, समान विभक्ति वाले, सहबोधक प्रथम पद, सहबोधक प्रथम पद, सहबोधक यानी कि साथ सह का बोध कराने वाला। ये इसकी विशेषता मैंने बताई है, इसके प्रकार नहीं है। प्रकार का नाम जो है वो अलग है। समाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य, योग और व्यतिहार। प्रतिघात सूचक, प्रतिघात सूचक यानी कि जिसमें मारपीट जैसी बात हो, प्रतिघात सूचक। अब समान विभक्ति वाले कौन से हैं? चतुर्भुज, अभी हमने बताया था विष्णु भगवान, विष्णु का है। फिर त्रिनेत्र, दशानन, मिठाई वाला, लंबोदर, त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों वाले, 3 नेत्रों वाले अर्थात शंकर, 3 नेत्रों वाले अर्थात शंकर। दशानन, लंबोदर, दशानन, लंबोदर, लंबोदर यानी कि अर्थात दशानन किसको कहते हैं? रावण हो गया। लंबोदर गणेश हो गया। गजानन, गजानन भी गणेश हुआ। तो यानी कि इन सभी का गज के समान हो आनंद, जिसका एक दंत, एक दांत वाले, एक दांत किसको है? एक दंत, ये भी जो है वो गणेश जी को ही कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थात गणेश, इन सभी का अर्थ निकल रहा है। मिठाई वाला यानी कि मिठ बोला, मिठ बोला यानी कि मीठा बोलने वाला, मिठ बोला, मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, मिठ बोला। असमान विभक्ति वाले कौन से हुए? चंद्रशेखर, चंद्रमौल, वीणा पाणी, शूल पाणी, गिरधर, ये सब शब्द। चंद्रशेखर अर्थात शंकर, नीलकंठ भी शंकर ही है, चंद्रमौली भी, चंद्रमौली भी शंकर ही है। चंद्रमा, चंद्र है मौली पर, जिसके चंद्रमा है शिखर पर, जिसके कंठ है नीला, जिसका नीला है कंठ, जिसका गिरधर, गिर को धारण करने वाले, गिरधर। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। सहबोधक जैसे सचेत, सचेत, सपरिवार,
सचेत, सपरिवार, सहचर यानी कि साथ चलने वाला, सशरीर कहते हैं, सशरीर, सशरीर। इस तरह के स या स लगा करके जो शब्द होंगे ये सभी भी अव्ययी भाव समास होंगे। यानी कि परिवार के साथ है जो व्यक्ति, धन के साथ है जो, चेतना के साथ है जो, शरीर के साथ है जो, तो शरीर के साथ कैसे सशरीर स्वर्ग चले गए। और प्रतिघात सूचक बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? प्रतिघात सूचक होते हैं बाता बाती, यानी बात बात में झगड़ा होना, बाता बाती, बाता बाती यानी कि बात बात में झगड़ना, बात बात में झगड़ा होना, यानी बात करते करते झगड़ा हो गया। प्रतिघात सूचक शब्द है बाता बाती, लाता लाती, गाला गाली, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, ये इस तरह के शब्द। गाला गाली, मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, धक्का धुक्की। तो इस तरह के शब्द भी जो हैं ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं इससे मिलते जुलते जो भी शब्द आपको मिलेंगे वो सभी जो है बहुव्रीहि समास होगा। और एक बात आपसे ये कहनी है कि वीडियो को हमेशा पूरा देखें, उसको आगे बढ़ाकर मत देखें। यदि आप आगे बढ़ा के देखेंगे तो हो सकता है कोई जो आपने आगे बढ़ाया उसी में कोई महत्वपूर्ण शब्द बताया गया हो आपको। और इसको अधिक से अधिक जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ से समास हमारा पूरा हो गया है, फिर आगे नए विषय के साथ मिलेंगे।